देखिए, गायत्री विद्या मित्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 5वां पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले चारों पार्टों को अपने अलग अलग वीडियो में रिलीज करके 4 पार्ट आपने कंप्लीट किए। आज 5वां पार्ट देख रहे हो मृदा अभिक्रिया। क्या देखने जा रहे हो? मृदा अभिक्रिया। मृदा अभिक्रिया की क्या विशेषता है, किसे कहते हैं, इस पार्ट के अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे, और ये पार्ट एग्जाम की दृष्टि से आपके देखें तो कितने मार्क्स का है, तो उस पर बात करें तो एग्जाम की दृष्टि से ये पार्ट आपके बोर्ड एग्जाम में अंक इसका है 3 नंबर। कितने नंबर का पार्ट है? 3 नंबर का। देखिए, अपन बेसिकली बात करेंगे इसमें अम्ल सार की प्रॉपर्टी पर आधारित मृदा में जितनी भी प्रकार की रिएक्शन संपन्न होती है उनको अपन एक एक व्यवस्था समझेंगे और उनके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं मृदा पे, और मान लो मृदा में ज्यादा अम्लीय सारी है तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, और न्यूट्रलाइज नहीं करें तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर आधारित अपन पूरी घटना को पूरी एक एक चीज को समझेंगे। पहले देखते हैं मृदा अभिक्रिया है क्या, मृदा अभिक्रिया है क्या, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, आप देखते हो मृदा अभिक्रिया मृदा विलेय में उपस्थित H+ आयन व OH आयन के मध्य संबंध है, जो दोनों के बीच में क्या संबंध, जो कि मतलब दोनों आपस में रिएक्शन करते रहते हैं और न्यूट्रलाइज होते हैं तो उदासीन हो जाते हैं, और किसी की मात्रा एक की बढ़ जाती है तो क्या हो जाते हैं, सारी हो जाते हैं। तो जनरली अपन देखते हैं जब किसी मृदा अभिक्रिया के अंतर्गत देखें मृदा विलेय में उपस्थित H+ आयन व OH आयन के मध्य संबंध है जो मृदा की अम्लता, क्षारीयता व उदासीन प्रकृति का निर्धारण करती है। बात दिमाग में रहेगी। मृदा अभिक्रिया की आपको मालूम जनरल परिभाषा पूछे कि मृदा अभिक्रिया है क्या, तो दिमाग में रहे H+ आयन व OH आयन की कितनी मात्रा मृदा में उपस्थित है उसके आधार पर मृदा की प्रकृति का निर्धारण होता है। यदि H+ आयन की सांद्रता मृदा में बढ़ती तो मृदा अम्लीय हो जाएगी, और OH आयन की सांद्रता बढ़ती तो मृदा कैसे हो जाएगी, सारी। और दोनों आयन मान लीजिए इक्वल है तब आपकी मृदा क्या हो जाएगी, उदासीन। अब अम्ल और क्षार की बात करते हैं। मृदा अभिक्रिया पर जाने से पहले आपको एक बार मैटर को रिवाइज करवा रहा हूं मैं। वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा है, 10वीं क्लास में पढ़ रखा है मैटर, फिर भी काफी टाइम से आप पढ़ते आ रहे हो, फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अम्ल क्षार की क्या क्या अवधारणा रही, किस प्रकार से अम्ल क्षार को परिभाषित किया जाता है, कौन से अम्ल होते हैं और कौन से क्षार होते हैं, इस पर आधारित हम डिस्कस कर रहे हैं। जनरली आप देखते हो अम्ल क्षार की अवधारणा तुलनात्मक स्टडी कर रहे हैं, एक साइड में अम्ल रखते हैं और एक साइड में क्षार। तो पहले अपन बेसिकली जनरल अपन नॉर्मली कंसल्टेंट है या नहीं, तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, अम्ल होते हैं वो स्वाद टेस्ट करते हैं नॉर्मली, और टेस्ट करने पर आपको आइडेंटिफाई होता है कि वह उनका स्वाद क्या खट्टा है, क्या है, खट्टा है, तो आपकी क्या हो जाएगी, अम्ल। और कड़वे स्वाद में है तो क्या हो जाएंगे, सारी पदार्थ, क्या हो जाएंगे, सारी पदार्थ बेस्ट। उसके बाद में उनकी प्रश्न देखते हैं। क्या देखते हैं, प्रश्न में वैसे देखने से नहीं, थोड़ी सी उसकी प्रश्न पे आप थोड़ी सी उंगली लगा के बाद में ऐसे करते हैं, घिसते हैं, तो घिसने पर मान लो खुरदरा टाइप महसूस हो रहा है तो आपकी क्या हो जाएगा, अम्लीय पदार्थ। और चिकना टाइप साबुन जैसा ऐसा हो रहा है, साबुन जैसा चिकना होता है ना, वैसे जो चिकना तेल जैसा ऐसा होता है, चिकनापन आपके घिसने पर उंगली में पैदा होता है, तो आप क्या आइडेंटिफाई करना, सारे पदार्थ क्या है, सारे पदार्थ। दिमाग बात रहेगी। अब देखते हैं लिटमस पेपर व्यवहार। क्या देखते हैं, लिटमस पेपर व्यवहार के अपन देखें तो जैसे लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर को आपने विजुअलेबल किया तो फिर आपको मान लो नीला लिटमस पेपर लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है तो आपके क्या है, अम्लीय, और लाल रंग नीले में कन्वर्ट होता है तो क्या हो जाएंगे आपके सारी। इसकी शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग आप देखते हैं शॉर्ट ट्रिक कि अम्ल की शॉर्ट ट्रिक कौन से पेपर को किसमें बदलते हैं, तो अनिल, इसको क्या कहते हैं आप, अनिल। अम्ल होते हो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदलते हैं। ट्रिक के रूप में इसको याद रखना, क्या जुगाड़ है, अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट करते हैं, जबकि सारी पदार्थ क्या होगा, इसका रिवर्सिबल। सारी पदार्थ की अपन इसकी बात करें तो इसके ट्रिक आप क्या देखोगे, सतनी
सल नहीं, सात लाइन में सल लेवल नहीं होती, तो सारी पदार्थ होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट करते हैं। दिमाग बात रहेगी। तो आप जानते हो बेसिकली ये क्या है, इसका आपको अमन सार के सामान्य उदाहरण। अब इसको मैं विस्तार पूर्वक से आगे इसको और बढ़ा रहा हूँ ताकि आपके ये चैप्टर भी पीछे वाला रिवाइज हो जाए और एकदम व्यवस्थित क्लियर हो जाए कि अमन सार की क्या उदाहरण। फिर बाद में अपने मतलब क्रिया में क्या करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैटर को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए अपन आगे स्टेप को बढ़ा देते हैं, अमन सार की अवधारणा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अपन देख रहे हैं, मान लीजिए अब अर्नियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं और क्षारीय क्या होते हैं। अर्नियस के अनुसार अम्लीय पदार्थों की क्या विशेषता होती है और क्षारीय पदार्थों की क्या विशेषता होती है। वैज्ञानिकों तीन अवधारणा अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी, जो पेश करके बताया कि ये अम्लीय पदार्थ है। हर अम्लीय पदार्थ को अपन टेस्ट तो कर सकते नहीं, पॉसिबल नहीं। तो फिर अपन देखते हैं, मान लो एक देखते हैं अपन पीएच स्केल के अकॉर्डिंग जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उनकी पीएच 7 से हमेशा क्या होती है, कम होती है। 7 से कम पीएच। एक साइड में को मैं डिवीजन करता हूं और इधर की साइड में देखोगे इनकी पीएच होती है सारी पदार्थों की, तो उनकी पीएच क्या होगी, हमेशा 7 से अधिक। ये जनरली आप बात दिमाग में 7 का मतलब नॉर्मली 10 होता है। अगला बिंदु देखिए आप, जैसे विलेन के अंदर देखें तो विलेन में H+ आयनों की सांद्रता अधिक है, तो पदार्थ क्या होगा, अम्लीय। विलेन में अर्नियस की अवधारणा के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं। अर्नियस की अवधारणा, अर्नियस की अवधारणा क्या रही है। अर्नियस की अवधारणा अमल के लिए ये रही कि किसी भी जलीय विलेन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है या विलेन में H+ आयन प्रदान करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो पदार्थ क्या होगा, अम्लीय। किसी जलीय विलेन में H+ आयन प्रदान करने की प्रवृत्ति किसी जलीय विलेन में H+ आयन प्रदान करने की प्रवृत्ति होती है, तो क्या होते हैं आपके, अम्लीय पदार्थ। अपन या सामान्य भाषा में कहते हैं H+ आयन प्रदान करते हैं, जलीय विलेन में H+ आयन प्रदान करते हैं। जबकि सारी पदार्थ होते हैं वो जलीय विलेन में क्या प्रदान करेंगे, OH आयन। क्या प्रदान करते हैं, OH आयन प्रदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो वो क्या होता है, क्षारीय। ये किसकी अवधारणा रही है, ये अवधारणा रही है आपके आर्नियस की। किसकी, आर्नियस की। जैसे आप देखोगे HCl है, HCl का आप अपघटन करोगे, किसका, HCl का अपघटन करोगे जलीय विलेन में, तो हमेशा H+ आयन जलीय विलेन में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। H+ आयन प्रदान करते हैं वो साथ साथ क्या होते हैं, अम्लीय। और इसमें एग्जांपल के बेस पे देखें तो NaOH को जल अपघटन करवाया आपने, तो क्या मिलेगा आपको, OH आयन। जलीय विलेन में जब कोई पदार्थ H+ आयन प्रदान करता है तो अम्लीय, और OH आयन प्रदान करता है क्या हो जाएगा, क्षारीय। ये अवधारणा किसकी थी, आर्नियस की। अब देखते हैं ब्रांस्टेड-लोरी ने क्या अवधारणा दी। ब्रांस्टेड-लोरी तीन वैज्ञानिक ने अलग अलग रिसर्च करके बताया कि इस प्रकार से हम उस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्रांस्टेड-लोरी के अनुसार ये बताया गया कि कोई भी अम्लीय पदार्थ होता है वो प्रोटॉन क्या होता है, दाता होता है। प्रोटॉन क्या होता है, हमेशा दाता।
H प्लस आयन क्या करता है, प्रदान करने की टेंडेंसी रखते हैं, जबकि क्षारीय होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही क्या होते हैं। और तीसरी अवधारणा आपके आ रही है, तीसरा वैज्ञानिक आया था वो था लुईस, क्या था, लुईस, न्यूजीलैंड। लुईस ने क्या बताया कि लुईस की अवधारणा के अनुसार ये बताया गया कि कोई भी मान लो अम्लीय पदार्थ है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, ग्रही होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रही होता है। कोई भी मान लो आपके अम्लीय पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ग्रही, जबकि क्षार हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, दाता। तो तीन वैज्ञानिक की अलग अलग अम्ल क्षार की परिभाषा भी उन्होंने बदल दी। लुईस की अवधारणा क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन ग्रही अम्ल होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन दाता ये होते हैं आपके क्षार। तो ये सिंपल सी अवधारणा एक बार मैंने आपको रिवाइज करवाया, मैंने आपने देखा कि देखने पर आपको पता लगता है कि मतलब कौन से पदार्थ अम्लीय, कौन से क्षारीय, किसकी क्या विशेषता है, किस वैज्ञानिक ने क्या अवधारणा दी, तो उसको आपको मैंने पूरा मैटर को क्या करवाया, रिकॉल करवाया। अब अपने चैप्टर पे जाएंगे कि अपना चैप्टर है मद्दा अभिक्रिया, क्या है, मद्दा अभिक्रिया, तो उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आपने लगभग रिकवर कर लिया होगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मान लो कंफ्यूज है तो फिर आगे मैटर को मैं बढ़ा रहा हूँ। देखिए अपन बात करते हैं मद्दा की पीएच प्रकृति को देखते हैं। तो मद्दा की पीएच प्रकृति किस प्रकार से अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मान लीजिए आपने मद्दा कोलाइड्स लिया, क्या लिया, मद्दा कोलाइड्स या मद्दा फली, उसको मद्दा कोलाइड्स या मद्दा को किसमें डिसोल्व करते हो आप, पानी में, किसमें, शुद्ध पानी में उसको घोल दो, प्योर वाटर में। शुद्ध पानी में इसको क्या करते हैं, मद्दा को घोलते, डिसोल्व करते हैं, विलय, क्या करते हैं, मद्दा कोलाइड्स को शुद्ध पानी में विलय करते हैं। अब विलय करने के बाद में आपका सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होता है, विलयन, क्या तैयार होता है आपका, विलयन। ये मान लीजिए आपके विलयन तैयार हो गया, मिश्रण। अब इस मिश्रण में आप देखते हो, इस विलयन की आप प्रकृति को आइडेंटिफाई करते हो, तो प्रकृति को टेस्ट करने के साथ आप जुगाड़ बताए उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, या फिर OH आयन और H+ आयन की सांद्रता के आधार पर भी मद्दा की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए ये विलयन, इस विलयन में यदि इस विलयन में आप देखते हो H+ आयन की सांद्रता के आधार पर अकॉर्डिंग देखते हैं, तो यदि मद्दा विलयन में H+ आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता की तुलना में अधिक होने पर मद्दा अम्लीय प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। आप देखोगे विलयन बनाया, मद्दा कोलाइड्स लिया और फिर बाद में उसको पानी में, शुद्ध पानी में डिसोल्व करके आप देखते हो विलयन में मतलब H+ आयनों की सांद्रता OH आयनों की सांद्रता की तुलना में अधिक है, तब मद्दा की प्रकृति क्या होती है, हमेशा अम्लीय। अम्लीय मद्दा में आपके आयन उपस्थित होते हैं,
अम्लीय मृदा में उपस्थित आयन, जैसे देखते हो अम्लीय मृदा कौन से उसकी H+ आयन वाली मृदा अम्लीय होगी, Al+ वाली मृदा अम्लीय होगी। देखते हैं क्लोराइड नेगेटिव आयन वाली मृदा अम्लीय होती है, नाइट्रेट वाली मृदा भी क्या होती है, अम्लीय होती है, और सल्फेट आयन वाली मृदा भी क्या होती है, अम्लीय होती है। अम्लीय मृदा में उपस्थित आयन कौन से होते हैं मुख्य, तो ये आयन अम्लीय मृदा में उपस्थित होते हैं, ETC। दिमाग बात होगी। आगे अगले स्टेप पे अपन देखते हैं क्षारीय मृदा। क्या देखते हैं, क्षारीय मृदा। मान लो विलयन को आपने आइडेंटिफाई किया और यदि विलयन में OH आयन की तुलना में H+ आयन की तुलना में OH आयन की सांद्रता अधिक है, तब मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय सॉरी क्षारीय। इसको अपन ने शॉर्ट में सांद्रता को ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सांद्रता किसकी दी गई, H+ आयन की सांद्रता अधिक कंपेयर टू OH आयन, अर्थात क्योंकि आप डायरेक्ट शॉर्ट में से भी आप क्या दे सकते हैं, और पद्धति मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय। शॉर्ट में से भी लिख के सेंटेंस को आप याद रख सकते हो। अब क्षारीय में ये क्या लिखेंगे, यदि मृदा विलयन में H+ आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता की तुलना में कम होने पर मृदा क्षारीय पद्धति होती है। क्षारीय पद्धति, अर्थात अपन इसको शॉर्ट में भी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन किसकी ग्रेटर है, OH आयन की, क्षारीय पद्धति। क्षारीय मृदा में उपस्थित आयन कौन कौन से होते हैं, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। क्षारीय मृदा में उपस्थित आयन जैसे OH माइनस आयन, उसके बाद में Cl+2, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ETC। इन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो मृदा क्या होती है, आपकी क्षारीय होती है। एक बात पुनः मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए पूरे सेंटेंस को। सबसे पहले आपने क्या लिए, मृदा ली, मृदा कोलाइड्स, मृदा मतलब कोलाइड्स के रूप में भी होती है, उसको आपने लिया। फिर बाद में उसको क्या करते हैं, पानी में डिजोल्व करते हैं, पानी में विलय करते हैं। पानी में क्या किया आपने, विलय किया, पानी में घोलने का प्रयास किया। पानी में मान लो मृदा पूर्ण रूप से घुल जाती है, पानी में मृदा पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, घुल जाती है। तब आप क्या देखते हो, मृदा को पानी में घोलने पर मृदा घुल जाती है, तब आपके विलयन तैयार हो जाता है। अब मान लो मृदा की pH आपको देखनी है, तो या तो pH के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, अलग अलग मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो। बाकी देखोगे उसमें ये थी मृदा विलयन में H+ आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता की तुलना में अधिक है, तो मृदा की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय। कौन सी प्रकृति हो जाएगी, अम्लीय। यदि मृदा विलयन में H+ आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता की तुलना में अधिक होने पर मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। दिमाग बात रहेगी।
आगे हम देखते हैं अम्लीय मृदा में उपस्थित आयन कौन कौन से हो सकते हैं। हाइड्रोजन आयन हो सकते हैं, एल्यूमिनियम आयन हो सकते हैं, क्लोराइड, नाइट्राइड, सल्फाइड इत्यादि आयन होते हैं। वो सारे क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। इसको अपन शॉर्ट में इस प्रकार से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि सांद्रता H+ आयन की सांद्रता इसकी तुलना में अधिक है तब मृदा अम्लीय प्रकृति। यदि मृदा में H+ आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता की तुलना में कम होने पर मृदा क्षारीय प्रकृति होती है, अर्थात सांद्रता को H+ आयन की सांद्रता से OH आयन की सांद्रता अधिक है तब मृदा क्षारीय प्रकृति। क्षारीय मृदा में उपस्थित आयन OH आयन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम जितने भी सारी धातु आयन होने पर वो मृदा क्या होती है, अम्लीय प्रकृति शो करती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैटर को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए आगे आप देखते हो मृदा पीएच के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई करोगे मृदा अम्लीय है या क्षारीय है, उसको आप न्यूट्रलाइज करोगे, देखोगे, समझोगे। ये तो दो कैटेगरी आपने समझी। और यदि तीसरी कैटेगरी समझना बाकी रहेगी, सॉरी। देखिए तीसरी कैटेगरी देखते हो, यदि विलेन आपने बना रखा है और विलेन में OH आयन व H+ आयन दोनों की सांद्रता इक्वल है तो मृदा क्या हो जाएगी, उदासीन। डायरेक्ट मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यदि मृदा विलेन की सांद्रता में H+ आयन व OH आयन सांद्रता में H+ आयन व OH आयन दोनों की सांद्रता या लिखते संख्या समान होने पर मृदा उदासीन होती है। कैसे होती है, उदासीन। अर्थात शॉर्ट में आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सांद्रता H+ आयन बराबर OH, दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, इक्वल। देन मृदा की प्रकृति क्या हो जाएगी, मृदा उदासीन। मृदा क्या हो जाएगी, उदासीन। तो ये तीनों सेंटेंस मैंने आपको लिख के रिप्रेजेंट करवाए और आपको समझ भी आ गया होगा कि किस प्रकार से अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए आगे क्या आ रहा है। अपन देखते हैं मृदा पीएच। मृदा पीएच अपन को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन पीछे भी पढ़ा कि H+ आयन व OH आयन की सांद्रता के अकॉर्डिंग मृदा की प्रकृति फाइंड आउट करते हैं और पीएच स्केल के अकॉर्डिंग मृदा का अपन टेस्ट करके बताएंगे कि मतलब मृदा क्षारीय या अम्लीय। पीएच पे जाने से पहले कुछ आपके स्टेप दे रखे हैं, उसके आधार पे आपको आइडेंटिफाई करना कि कोई पदार्थ अम्लीय या क्षारीय या उदासीन है। तो उदासीन अपन किस प्रकार से उदासीन कंसीडर करते हैं, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए एक शुद्ध जल पे पहले परीक्षण किया। इसमें शुद्ध जल का आप देखते हो, शुद्ध जल होता है विद्युत का क्या होता है, कुशल होता है। शुद्ध जल, प्योर जल जो डिस्टिलेट वाटर है वो विद्युत का क्या होता है, कुशल होता है तथा उसमें बहुत कम मात्रा में अपघटन की क्रिया होती है। अर्थात अपन कह सकते हैं शॉर्ट में कि ये दुर्बल विद्युत अपघटन का कार्य करता है। सामान्यतः शुद्ध जल विद्युत का कुशल होता है तथा दुर्बल विद्युत अपघटन का कार्य करता है, अतः सामान्य ताप पर कम विघटित होता है। परंतु आप प्रेशर बढ़ाओगे, तापमान देते हो और विघटित होता भी है तो किस रूप में होता है उस पर अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो देखते हैं आप प्योर अवस्था में जल ले रखा है, ये आपने क्या इधर की साइड में आप जानते हो ये क्या क्रियाकारक, ये क्या है क्रियाकारक, और इधर की साइड जो बनते हैं वो क्या है, उत्पाद। क्या बनते हैं, उत्पाद। और ये रिएक्शन को एक्टिव करने में मुख्य भूमिका
भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। तो जल का ये घनमूल्य शुद्ध अवस्था में विद्युत का कुशल होता है, परंतु हाई टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो तो वो क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। अपघटित होता है किस प्रकार से होता है कि H+ आयन व OH आयन की सांद्रता के अकॉर्डिंग क्या होता है, अपघटित होता है और थोड़ा सा रिवर्सिबल प्रोसेस मिलते हुए नॉर्मल वापस आ जाता है, कंडीशन में रहता है, अर्थात वो आयन टूटा हुआ नहीं रहता है। तब हमने इसको किस तीर द्वारा दर्शाया है, ये डबल तीर द्वारा दर्शाया। तो अभिक्रिया क्या प्रदर्शित कर रही है, उत्क्रमण प्रकार की अभिक्रिया, उत्पाद क्रियाकारक में बदलता है और क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है, अर्थात अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संभव होती है। जैसी कंडीशन मिलेगी उसके अकॉर्डिंग अपना प्रीवियस क्या कर लेती है, चेंज करने की टेंडेंसी रखती है, अर्थात इसको अपने उत्क्रमण अभिक्रिया द्वारा इसको निरूपित किया गया है। ये अग्र अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है और ये बैकवर्ड अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। आप जानते हो बैकवर्ड अभिक्रिया क्या होती है, अग्र अभिक्रिया क्या होती है, उसके बारे में आपने पढ़ा भी है, और एक बार मैं आपको बता देता हूं। अग्र अभिक्रिया क्रियाकारक उत्पाद में बदलने की भूमिका निभाती है, अर्थात उस मार्ग को या उस संकेत को इंडिकेट करती है जो क्रियाकारक होता है जल्दी से क्रियाकारक उत्पाद बनाता है, परंतु बैकवर्ड अभिक्रिया में उत्पाद वापस पुनः क्रियाकारक में कन्वर्ट हो जाता है। दिमाग बात है ना, आपने 11th में पढ़ा था, ये आपका पाठ था पूरा इसमें दे रखा था, 500 पाठ में आपने देखा था विलियन वाले में, तो किस प्रकार से होते हैं क्या होते हैं उसके सारे जिक्र आपने 11th क्लास में की थी। अभी देखते हैं अपन एक आ रहा है द्रव्य अनुपातिक क्रिया ने, द्रव्य अनुपातिक क्रिया ने को प्रतिपादित करने का काम किया था बुलबर्ग व वागे नामक के दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक रिसर्च करके बताया कि द्रव्य अनुपातिक नियम ये बताता है कोई भी क्रियाकारक उत्पाद में उतना जल्दी कन्वर्ट होता है जितना उसमें सक्रिय द्रव्यमान की मात्रा अधिक होगी। सक्रिय द्रव्यमान में एक्टिव मास जितना अधिक मात्रा में होगा उतना क्रियाकारक उत्पाद में जल्दी कन्वर्ट होता है। अब ये नियम क्या था कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k है वो उत्पाद बटा क्रियाकारक की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती चलता है। k यहाँ पे वेग स्थिरांक है, उत्पाद के रूप में आपके इधर दो आयंस बने और रिएक्टेंट के रूप में आपके वाटर का मॉलिक्यूल्स दे रखा है। तो अपन ने लिखा है H+ आयन और OH आयन बटा वाटर मॉलिक्यूल, इस रूप में अपने रिप्रेजेंट किया। फिर पुनः आप देखते हो जो वाटर का अणु है इधर आप भेजे तो किसमें चला जाएगा, गुणा में चला जाता है, यहाँ पे किसमें क्या है, गुणा में, और H+ आयन और OH आयन की सांद्रता को अपने रिप्रेजेंट की। ये बड़ा कोष्ठक क्या प्रदर्शित कर रहा है कि सांद्रता का संकेतक है, ये बड़ा कोष्ठक ही है ना, आप जानते भी हो ये कोष्ठक क्या बताता है, सांद्रता। क्या बताता है, सांद्रता को निरूपित करने का काम करते हैं। अपन K डॉट H2O बराबर H+ आयन व OH आयन की सांद्रता का गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ Kw एक अन्य वेग स्थिरांक अपन काम ले रहे हैं, वो K × S2 के गुणा के बराबर होता है। तब Kw को अपन को क्या किस नाम से भी जाना जाता है, आयनिक गुणनफल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल बताइए, तो Kw बराबर H+ आयन और OH आयन की सांद्रता का गुणनफल ही आयनिक गुणनफल कहलाता है। तो याद रहे, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, आपको बाय चांस पूछा जा सकता है कि पीएस मात्रा किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। अब आगे अपना एक पीएस किस प्रकार से निकालते हैं उसको जिक्र करेंगे। उससे पहले आपको Kw का ये मान दे रखा है, वो जनरली सामान्य टेम्परेचर पर 25 डिग्री टेम्परेचर पर आप देखें तो किसी भी शुद्ध जल का Kw का मान इतना होता है 1 × 10⁻14 ग्राम आयंस प्रति लीटर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से आपने देखा। अब आगे देखोगे H+ आयन की सांद्रता कितनी होती है, OH आयन की सांद्रता कितनी होती है, उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने मैटर को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आपने रिप्रेजेंट किया था Kw जलीय वेग स्थिरांक होता है, जलीय आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है, जो कि सामान्य टेम्परेचर पर निरूपित करके वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके आइडेंटिफाई करके पूरा आपको व्युत्पन्न करके प्रदान किया गया है कि इसका मान इतना होता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध जल में H+ आयन और OH आयन की सांद्रता क्या होती है, समान होती है, इक्वल सांद्रता होती है। तब आप देखते हो OH आयन व इन दोनों की सांद्रता समान होती है। कितनी होती है, 1 × 10⁻⁷ ग्राम प्रति आयंस लीटर में होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब ये आपने कैसे
प्राप्त किया या कैसे ज्ञात किया, तो अपन इसको भी रिप्रेजेंट भी करके देख भी सकते हैं कि स्टोर करके उसका मान निकाले तो डायरेक्ट ये मान आ सकता है। देखिए आगे ये जो भी जल की इस तरह गुणा के बाद अब आगे देखते हैं पीएस स्केल की खोज किसने की थी, एसपीएल सॉरेस ने 1919 में की। किसी विलेन में H आयन की सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है, तो वो मान लो H+ आयन की सांद्रता है तो पदार्थ क्या होगा, अम्लीय, और OH आयन की सांद्रता है तो क्षारीय। किसी विलेन की पीएच उसके 1 लीटर में उपस्थित ग्राम H+ आयन की सांद्रता के विक्रम लॉग है। लघु गुणक लेते हैं ना तो लॉग, इसको लघु गुणक को क्या बोलते हैं तो लॉग, लघु गुणक को क्या बोलते हैं लॉग, विक्रम लॉग है। तो पीएच बराबर 1 log H+ आयन की सांद्रता, तो ये लिख रहे हैं किसी विलेन की पीएच उसके 1 लीटर आयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के विक्रम लॉग है। विक्रम क्या है लॉग, तो 1 log H+ आयन की सांद्रता या जो ये बटा दर है वो ज्यादा किसमें रहेगा माइनस में हो जाएगी। यहाँ P स्मॉल लेटर में निरूपित किया है, तो P हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और P क्या प्रदर्शित करेगा पोटेंशियल, कितना उस पर आवेश उत्पन्न है उसको निरूपित करने का काम करता है। जबकि H है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को निरूपित करता है या पोटेंशियल को या पावर ऑफ हाइड्रोजन। PS का आपको पूरा नाम से PS का पूरा नाम क्या है तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। डायरेक्ट अपन शॉर्ट में बताएं आपको कि PS का पूरा नाम क्या है, तो क्या लिखेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इस रूप में अपन इसको निरूपित करते हैं। अब आप जानते हो जबकि सारी विलेन में यहाँ पे H+ आयन के स्थान पे क्या देगा OH आयन और पूरा मेटल क्या देगा साइन, POH बराबर 1 log OH आयन की सांद्रता, या log को ऊपर लोगे क्या देगा माइनस में, और PS और POH में क्या संबंध होता है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल होता है। सार की सांद्रता बढ़ती है जबकि अम्लीय की सांद्रता क्या होती है घटती है, तो हमेशा एक दूसरे क्या सकते हैं रिवर्सिबल। जितनी पीएच अधिक होगी उतना सार प्रबल होता है, जितनी पीएच कम होती है उतना प्रबल अम्ल होता है, तो ये एक दूसरे के दोनों क्या सकते हैं हमेशा रिवर्सिबल। अब आपको संबंध डायरेक्टली पूछे पीएच और पीओएच में संबंध बताओ, तो आपका संबंध ये इंपॉर्टेंट है, याद रहे एनी टाइम ध्यान रहे। तो इस पर आधारित अपना टॉपिक डिस्कस किया। आगे पीएच स्केल पर आधारित काफी मैटर दे रखा है, उसको अपन विस्तार पूर्वक से अगले वीडियो में अपन स्टडी करेंगे। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गायत्री विद्या मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए और आगे से आगे अपने फ्रेंड सर्कल्स में या कोई भी आपके आस पड़ोस में हो उसको कनेक्ट कीजिए। और आप खुद अपना ध्यान रखें, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, कोई डाउट या प्रॉब्लम हो उसका आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ के उसका समस्या का सॉल्यूशन जरूर प्राप्त करें। जुड़े रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दें। थैंक यू, धन्यवाद।